में। ईडन हाउसिंग केस, नैब तहकीकात पेशरफ क्या? ईडन हाउसिंग मुल्जिमान का नाम ECL में डालने पर ताखीर क्यों? हाउसिंग सोसाइटीज फ्रॉड, नैब की कोशिशें क्या रंग लाएंगी? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज एक इंतहाई अहम और संगीन मामला जो तकरीबन 13 अरब रुपए की मुबैना तौर पर फ्रॉडलेंट या फ्रॉड जिस तरह हुआ, जिस पर नैब की इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिगेशन हैं ईडन हाउसिंग के हवाले से। इस अहम तरीन मामले में जिसमें टोटल कंप्लेनेंट्स नैब के पास या क्लेमेंट्स जो आ चुके हैं उनकी तादाद 9715 है, जिन्होंने नैब की वेबसाइट पर जाके प्रोक्लेमेशन फॉर्म जमा कराया। इल्जाम ईडन हाउसिंग सोसाइटीज की एडमिनिस्ट्रेशन या मालिकान, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब, उनके बेटे मुर्तजा अमजद, मुस्तफ़ा अमजद, उनकी वाइफ पर इल्जाम यह है जी कि उन्होंने पैसे इकट्ठे तो किए लेकिन डेवलपमेंट नहीं करी, ना लैंड जो पोजेशन देनी थी उनको ना वो पोजेशन दी, और ये अक्यूज मनी लॉन्ड्रिंग के भी हैं। ये तमाम पैसा आखिरकार क्या मुल्क से बाहर गया? ये तमाम अफराद, जिसमें अहम तरीन पहलू इस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से यह है कि जब इनके नाम नैब ने कोशिशों के बाद रिक्वेस्ट करी कि ECL में डाला जाए तो क्यों ताखीर हुई? उस वक्त वजारत दाखिला की तरफ से मामला आला तरीन अदालत तक गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स तक आए जो हम आपको दिखाएंगे आगे चलकर। और इसके बाद रेड वारंट्स, यानी जब ये लोग मुल्क से मफरूर हो चुके थे तो उनके रेड वारंट्स इशू होने में ताखीर क्यों? या फिर जब नैब ने रिक्वेस्ट करी तो उस रिक्वेस्ट को भी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन क्यों कहा? बहुत से अहम सवाल इस अहम तरीन मुल्जिमान पर। और क्योंकि थोड़ा सियासी जाविया भी अब आ चुका है, अभी रिसेंटली फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा है, वो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ कहते हैं जी कि नैब को एक एक्शन अंडरटेक करना चाहिए इस ईडन हाउसिंग स्कीम में, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी है इन अहम तरीन लोगों से, इन मुल्जिमान से जो मुल्क से मफरूर हो चुके हैं। खैर, इस पूरी सूरत हाल पर नैब की तरफ से, मुतासरीन की तरफ से भी आज प्रोग्राम है, यानी बहुत से अहम पहलुओं पर आज बात होगी। नैब की कोशिशें काविशें क्या रही ये भी बात करते हैं। मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम साहब जो कि DG नैब लाहौर हैं, आज प्रोग्राम में मेरे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं। पहले बात करनी, शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। सर, ये पहले सवाल तो ये, क्योंकि बहुत आगे तक मामला गया, कोर्ट तक आपको जाना पड़ा, सुमोटो, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि लेट द मैटर बी एक्सपेडाइटेड, वी डायरेक्ट द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टू प्लेस विद इमीडिएट इफेक्ट। क्या वजह थी आपकी नजर में, क्यों इतना रखने इसमें पैदा किए गए, और अब भी रेड वारंट्स के हवाले से स्टेटस क्या है मेजर साहब? जी बिल्कुल, मैं आपको अर्ज करता हूं कि ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर नैब ने, ये 12 जनवरी 2018 की बात है जब चेयरमैन नैब ने इसकी इंक्वायरी को ऑथराइज किया और नैब लाहौर को कहा कि आप इस काम में फौरन इसके सारी कंप्लेंट्स को एनालाइज करें। अब आपके इल्म में होगा कि चेयरमैन नैब आज से 7 माह पहले यहाँ पे आए हैं। उन्होंने 7 माह से ये बात बार बार वो कह चुके हैं कि आपने इस सारे केसेस में जहाँ पे गरीबों के पैसे खास तौर पे हाउसिंग सोसाइटीज में गए हैं उसको प्रायोरिटी पे दें, सबसे बड़ी प्रायोरिटी। और आपके शायद इल्म में ये बात है या नहीं है, नैब लाहौर अब तक 18 अरब रुपए की रिकवरी कर चुका है, और ये वो रिकवरी है जिसकी एक एक पाई अमानत के तौर पे उन लोगों में तकसीम की गई है जिनकी ये पैसे लूटे गए थे। तो नैब की हमेशा से प्रायोरिटी रही है, और ईडन हाउसिंग भी एक उसी तरह का एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसके अंदर नैब ने, मैंने आपको बताया कि 12 जनवरी को ये केस ऑथराइज किया है, इसी साल 12 जनवरी को। सिर्फ 10 दिन के बाद नैब ने फौरन खत लिखा जिसको इनके मुल्जिमान, जो 4 मुल्जिमान हैं, 2 ये मियां बीवी हैं डॉक्टर अमजद और उनकी मिसेस, और 2 इनके बेटे हैं जो कि आपके इल्म में है कि एक बेटा दामाद है इफ्तिखार चौधरी साहब का। नैब ने उसी वक्त कहा कि इनको ECL में डाला जाए, लेकिन इसके बावजूद रिमाइंडर दिए, और वो इस पूरे प्रोसेस के, इस लेटर के लिखने के 2 महीने तक भी पाकिस्तान में थे, और 2 महीने के बाद वो पाकिस्तान से भागे।
तो अब बात ये होती है कि कोई भी जो इदारा पाकिस्तान में काम करता है उसका मैंडेट और उसका जो एम्बिट है वो अपने एम्बिट में रह के कर सकता है, और अगर कोई दूसरा इदारा उसकी मदद ना करे बल्कि वो मुल्ज़िमों की मदद करे जी, तो फिर तो ऐसा ही होता है कि हम कागज बनाते रहेंगे और अपनी मर्जी से अमल करते हैं और मुल्ज़िमों को भगा देते हैं, और बाद में अब भी आपके इल्म में होगा कि चीफ जस्टिस साहब की मेहरबानी से इन्होंने ये डायरेक्शन इशू किया है, ऑर्डर इशू किया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कि इमीडिएटली इन 4 लोगों के नाम आप ईसीएल में डालें। तो अब जाके कहीं इनके नाम ईसीएल में डाले जा रहे हैं क्योंकि ये फैसला तो सर ये उसका भी लेटर नहीं मिला। शहजाद साहब 3 जून 2018 की हियरिंग है, जो ऑर्डर मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, तो डाले जा रहे हैं, यानी एक्नॉलेजमेंट नैब को रिसीव हुई है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कि हमने ये नाम ईसीएल में 4 डाल दिए हैं, और दूसरे रेड वारंट्स के हवाले से क्या तकनीकी उन्होंने बुनियाद पर आपकी एप्लीकेशन को रोका है, रिजेक्ट किया, या क्या स्टेटस है उस एप्लीकेशन का रेड वारंट्स का? कि जी बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखें, ये रेड वारंट जो होते हैं इसका एक प्रोसीजर होता है, इसका एक फॉर्मेट होता है, लेकिन इसके अंदर जो हमारी जब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में बात हुई तो वहां पे हमें यही बताया गया था कि हम इसको हमारा असल में यह था कि जितनी जल्दी रेड वारंट इशू हो और उतनी जल्दी ही हम इन मुल्जिमों को पहुंचे, जो कि सबको पता है कि यहाँ से पहले भाग के ये लोग दुबई गए और दुबई से कनाडा चले गए, क्योंकि ये कनाडा के नेशनल है, इन सबके पास पासपोर्ट है, तो ये सारे के सारे जाके कनाडा में छुपे हुए हैं इस वक्त। अब हमने जब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से बात की तो उनका यही था कि हम आपको इसमें मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, आप हमें सिर्फ रिक्वेस्ट भेज दें। जब हमने रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन लगा दी कि नहीं, वो तो हम बाद में करेंगे, पहले आप ऐसे करेंगे, इसके प्रोक्लेमेशन लेकर आए अदालत से। आलतू प्रोसीजर ही होता है, हमें भी पता है, लेकिन हम सिर्फ चाह रहे थे किसी तरीके से आपकी बात करवाता हूं, अभी आवाज आ जाती है, वो बात करेंगे कि गरीब की सबसे पहले आप मदद करें, गरीब का हाथ पकड़ें, उसके पैसों की रिकवरी करें। तो ये सारी बातें मैं जो आपसे कर रहा हूँ उसके पीछे यही है। बहरहाल हमने अब प्रोक्लेमेशन की भी जो प्रोसेस है स्टार्ट कर दी है, 87-88 की कार्रवाई होपफुली 15-20 दिन महीने में मुकम्मल हो जाएगी, तो हम उनके बिल्कुल पीछे हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने इन लोगों की आसाइश के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे रखा, और अब तक हमें जो भी लोगों ने अप्लाई किया उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो दूर में है, तो हमने उनकी सहूलत के लिए कि वो कैसे वहाँ से यहाँ पे आएंगे या कोई अपनी एप्लीकेशन बाई पोस्ट भेजेंगे, तो वो थ्रू इंटरनेट, थ्रू वेबसाइट वो एप्लीकेशन अपनी भेज रहे हैं और इसके अंदर हम काम कर रहे हैं। नहीं, तो अभी जो परपेचुअल उन्होंने अरेस्ट वारंट और एक प्रोक्लेमेशन ऑर्डर की जो बात की, जो आप कहते हैं कि खिलाफ तवक्को था, वरना ऐसा होता नहीं रेड वारंट्स के लिए, ताकि वो गिरफ्तार हो सके और उनको इंटरपोल के जरिए लाया जा सके, तो वो एतराजात आपने दूर कर दिए इंटीरियर मिनिस्ट्री के, या क्या हुआ इस पर? जी बिल्कुल, हमने 1 मिनट ज़ाया किए बगैर हम किसी किस्म का कोई भी जो बहाना लगाया जाता है, हम 1 मिनट लगाते हैं और उस मसले को हल की तरफ चल पड़ते हैं, तो उसके लिए अदालत के अंदर वो एक दरखास्त नहीं पड़ती, हमने उसी वक्त दरखास्त दे दी है। अच्छा। उसका कोई कार्रवाई का होता है टाइम, कुछ देर के लिए वो इश्तिहार देते हैं कि बंदा, तो उनके वो किया जाता है प्रोसीजर 87-88 CRPC का, तो वो विदिन 1 मंथ वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 मंथ के बाद हम फिर खड़े होंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में कि चलें आगे चलें और इनको वहां से अरेस्ट करके हमारे पास लेके। लेकिन आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इस सारे केस के अंदर, इस सारे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कामयाबी होती है किसी भी इदारे की, वो ये होती है कि उस लूटने वालों के एसेट्स को फौरन आप पकड़ें, उनको कॉशन करें, उनको फ्रीज करें। तो आपको ये सुन के खुशी होगी कि इस शख्स के हमने 15 से 20 अरब के असासे नैब ने अपनी तहवील में ले लिए हैं, कॉशन कर दिए हैं, फ्रीज कर दिए हैं, ताकि वो जो 13 अरब की अमाउंट हमें कमो बेश पता चल रही है कि वो सारी की सारी इन लोगों का हक इन तक पहुंचाया जा सके। ये नैब की फर्जशनासी है, ये सारी चेयरमैन नैब का हुक्म है कि गरीब की दाद रसी करो, गरीब के लिए सबसे पहले जाओ। तो नैब इसके लिए रातों तक काम करता रहा है, हर तरह से अपनी हमने कोशिश वो बेशक आपने किया है साहब, लेकिन जिस तरह आपने निशानदेही की, जिस तरह आपने निशानदेही की कि जिस तरह के दूसरे जो इदारे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसको आपके साथ किस तरह कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो आप जिस तरह सुन रहे हैं आपकी बात और जिस तरह देख भी रहे हैं कागजात सारे, और जिस तरह ये मामलात हैं कि अभी भी आपको एक्नॉलेजमेंट ईसीएल का नहीं आया, यानी ये आ गया? नहीं आया जी, बिल्कुल नहीं आया। और एक बात और भी मैं आपके इल्म में लाता जाऊं कि हमने अब एक इस काम के लिए एक रिसीवर मुकर्रर कर दिया है। अच्छा, आपको जी मेरी बात आ रही है, आवाज आ रही है? जी आ रही है, फरमाएं। जी, एक हमने रिसीवर इसमें मुकर्रर कर दिया है और उस रिसीवर के साथ हमने एक छोटी सी कमेटी बना दी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ये मुतासरीन है उनका एक नुमाइंदा,
एक एलडीए का नुमाइंदा, क्योंकि ये एलडीए रेगुलेटर था, ये एलडीए का काम था कि इस सारे सोसाइटी को, जब से ये चल रही है, इसको 10 साल हो गए, उसने क्या किया, वाई एलडीए फेल्ड, क्योंकि इनकी अपनी वो कंप्लीट फेलियर है। नैब तो बाद में आता है कि ये एलडीए भी फेल हो गया और जो सोसाइटी वाला था एससीसीपी का नुमाइंदा। अब ये पूरी हमने एक रिसीवर की कमेटी बना दी है, जो इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पे छोटे छोटे मसाइल हैं, किसी का कोई नहीं लगी हुई है, किसी का कोई नक्शा नहीं पास हुआ, किसी का नक्शा गलत पास हुआ है, उसको सही करवाना है। तो मैंने इनको सबसे पहले हिदायत दी है कि जितने लोगों के पास प्लॉट्स हैं, जो भी यहाँ पे इसके 4 मुख्तलिफ हाउसिंग सेक्टर हैं, कॉलोनियां हैं जहाँ पे ये ईडन लाहौर में है, उन चारों के अंदर हर तरह के मसले को जो मुमकिन है उसको हल करें, ताकि लोगों की जिंदगी आसानी आए। लोगों के लिए उस हालत को वो तो छोड़ के भाग गया, लेकिन हम रेगुलेटर भी इसके अंदर मुलजम है, सबसे बड़ा मुलजम रेगुलेटर है। सही कह रहे हैं, एलडीए सामने ये सब कुछ होता था। सही कह रहे हैं। तो अब नैब फायर फाइटिंग कर रहे हैं जिस वक्त। अच्छा शहजाद साहब, एक क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गालिबन फवाद चौधरी ने आपको एक खत भी लिखा है नैब को कि इफ्तिखार चौधरी साहब का भी, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए आप इस अहम तरीन केस के अंदर, इस मेगा 13 बिलियन के स्कैम में। तो वो क्योंकि उसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन और रीजन अपने हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन क्योंकि आप इस केस की इंक्वायरी ऑथराइज कर चुके हैं और जनवरी 18 से आप बता रहे हैं, तो आपको कहीं लगा कि इफ्तिखार चौधरी एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें आपको मुबैना तौर पर मुलविस पाए गए, या कहीं लगा कि उस तरफ मामला जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं, ये तो देखे ना, उनका तो असल में उनके जो दामाद है मुर्तजा साहब जो हैं, जो डॉक्टर अमजद के बेटे हैं, ये इनकी इन्वॉल्वमेंट है। वो डायरेक्टर रह चुके हैं जिस वक्त ये क्राइम हुआ था, ही वाज डायरेक्टर। और आपको मैं ये भी आज बता दूं सकत मीडिया की इसके तवज्जो से कि चेयरमैन नैब ने इन चारों लोगों के अरेस्ट वारंट इशू कर दिए। उन्होंने कहा डॉक्टर अमजद की बीवी, ये मुर्तजा जो चौधरी इफ्तिखार साहब का है, क्या है, दामाद है, और एक इनका और छोटा भाई, इन चारों के अरेस्ट वारंट चेयरमैन नैब ने इशू कर दिए कि ये जहां मिले, जिस वक्त मिले, इन्हें उठा के सलाखों के पीछे बंद करो। सही है। तो ये अहम तरीन डेवलपमेंट है, और मैं आपकी तरफ से, क्योंकि जो मैसेज जो आप ये हजारों की तादाद में क्लेमेंट्स हैं उनको कुछ देना चाहिए शहजाद साहब, हमारे शो में भी कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कि आपका कोई मैसेज है उनको, किस तरह से वो अपना आगे का लाहेमल रखें, उनके जो पैसे डूब चुके हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि हमारे पास जितने भी लोग कंप्लेनेंट्स के तौर पे आए हैं, अगर मजीद कोई लोग ऐसे हैं जो कि इसमें शामिल नहीं हो सके हैं, वो पहले हमें कंप्लेंट भेजें, ताकि उनकी कंप्लेंट हमारे पास रजिस्टर्ड हो, हम उसकी वेरिफिकेशन के प्रोसेस से फिर उसको गुजारेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में झूठ बोलने की भी बहुत आदत है, लोग झूठ भी बोलते हैं। तो फिर हम देखेंगे इनमें से सच्ची और झूठी कौन सी है। अगर कोई ऐसी होगी तो अकॉर्डिंगली उसको हम उस पूरे प्रोसेस से गुजारेंगे। और उसके बाद साइमल्टेनियसली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर अमजद और उसकी फैमिली को कनाडा से वापस लाने के लिए पूरे का पूरा प्रोसेस हमारा इस वक्त गियर अप हुआ है, और वो हम उस साइट के ऊपर तमाम रुकावटों के बावजूद नैब जा रहा है। और ये चेयरमैन नैब का खुसूसी हदायत है इनके अंदर ठीक है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो मेरिट है मेरिट पर चाहिए। सही है शहजाद, इंशाल्लाह इसी तरह आप देखेंगे। ठीक है सर, हम भी आपने कोशिशें की हैं इस पर, इसको हम हाईलाइट भी कर रहे हैं, और आपने ज्वाइन करके बताया भी डिटेल्स इस अहम तरीन केस की हैं, क्योंकि इसमें कुछ अहम गफलत है जिसकी निशानदेही भी हुई है कि ईसीएल में नाम नहीं डाला गया, फिर उनको मुल्क से बाहर जाने की तरफ फैसिलिटेट किया गया, फिर उसके बाद उन मालिकान को बेसिकली जब रेड वारंट्स की एप्लीकेशन नैब की तरफ से आई तो फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उस पर एतराजात उठा दिया और फिर उस मामले को गिरफ्तारी के रोक दिया। ये अहम तरीन इंकशाफात अभी आप डीजी नैब लाहौर की ज़बानी सुन रहे थे। कुछ और अहम बातें होंगी, मुतासरीन की जो कमेटी है यानी उनके जो नुमाइंदे वो भी साथ होंगे, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स भी साथ होंगे, तज्ज़ निगार भी साथ होंगे। आखिर ये हो क्या रहा है, इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अभी आप डीजी नैब लाहौर की गुफ्तगू सुन रहे थे, जो अहम तरीन नुकात उन्होंने बताया कि ईडन हाउसिंग 13 अरब रुपए का स्कैम, 9,715 कंप्लेनेंट्स, और ये 13 अरब रुपए यानी चीटिंग पब्लिक एट मास, यानी आपने पूरी आवाम को एक तरह से धोखा दिया, पैसे लिए, डेवलपमेंट नहीं करी, पोजेशन नहीं दी।
लेकिन हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने क्या किया कि नैब की रिक्वेस्ट के बावजूद जब उन्होंने जनवरी में करी, ईसीएल में नाम नहीं डाला, वो लोग यानी मालिकान डॉक्टर अमजद, उनकी अहलिया, उनके बेटे मुर्तजा अमजद, मुस्तफा अमजद मुल्क से मफरूर हो गए। वो दुबई गए, दुबई से कनाडा गए, डीजी नैब बता रहे हैं। और अब उनके जब अरेस्ट वारंट्स के लिए रेड नोटिसेस यानी थ्रू इंटरपोल उनकी गिरफ्तारी की कोशिश नैब ने करी और इस सिलसिले में एक एप्लीकेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखी, तो वहां से यह कहकर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई कि इस एप्लीकेशन के साथ प्रोक्लेमेशन ऑर्डर नहीं है या फिर परपेचुअल अरेस्ट वारंट, ये दो उन्होंने अहम डॉक्यूमेंट्स काजी के नहीं है। जबकि डीजी नैब कहते हैं कि ऐसा होता नहीं और ये तवक्कात के बरक्स था कि नैब की जो रिक्वेस्ट थी वो इस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट की गई और फौरी तौर पर उस हवाले से भी उन्होंने अदालत के अंदर रुजू उससे किया। लेकिन एक अहम तरीन फैसला जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है और इस फैसले में ये कहा गया जी कि द मैटर शुड बी एक्सपीडाइटेड, यानी इनको ईसीएल में डालने का मामला, ये 3 जून 2018 का फैसला है। वी डायरेक्ट द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टू प्लेस द नेम्स ऑफ अबव मेंशन्ड पर्संस ऑन ईसीएल विद इमीडिएट इफेक्ट। द मैटर स्टैंड्स डिस्पोज्ड ऑफ, यानी डिस्पोज की गई और ये मामले को आ गया जी कि फौरी ईसीएल में डालना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद डीजी नैब कहते हैं कि अभी तक हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली इस सिलसिले में। डाल दिया होगा नाम लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है। हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब सीनियर माहिर कानून हैं, एडवोकेट हैं, ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। लियाकत शहवानी साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जनिगार के तौर पर, और जनाब आतिफ कमर साहब जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुतासरीन को ईडन हाउसिंग लिमिटेड के, हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आरिफ चौधरी साहब, ये आपकी नजर में कैसा माजरा है, क्योंकि ये तो अहम तरीन मामला है। नैब कह रही है नाम डालो ईसीएल में, ये नाम नहीं डालते। नैब कहती है अरेस्ट वारंट निकालो रेड, ये उसमें रखने डाल देते हैं। ये आखिर हमारी वजारत दाखिला क्या कर रही थी एहसन इकबाल साहब के दौरे बिलखुसूस, और अब भी? चौधरी साहब, वजारत दाखिला अगर किसी के वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो एग्जीक्यूट करेगी तो सबसे पहले उन्हें ये भी सोचना होगा कि जनाब ये तो फिर इसहाक डार के भी वारंट ऑफ अरेस्ट हमें एग्जीक्यूट करना होंगे, और अगर ईसीएल पे नाम डालेगी तो वो कहेंगे कि जनाब हमें तो नवाज शरीफ का भी नाम डालना होगा। तो इसलिए उन्होंने तरीक़ेकार यही रखा है कि जितने भी लोग फाइनेंशियल क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं उनके साथ एक मोहब्बत का खास उनका ताल्लुक है, वरना नैब को इतना कोऑपरेशन मिलना चाहिए कि ये क्या बात हुई कि आप यानी फॉर्मेलिटीज़ में पड़े हुए हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि फॉर्मेलिटीज़ इन फैक्ट उस कन्नाइवेंस की वजह से हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में उसके हाई अप्स और नीचे तक, यानी इवन मैं तो लीगल एडवाइजर इनका रहा हूँ, उनके कोई एक शख्स भी जो है बहुत मुश्किल होती है कि ऐसा बंदा मिले जो सीधा सीधा मेरिट पे काम करे, उसे वो वहां रहने नहीं देते। अच्छा। यानी आपने देखा होगा कि ये सब कुछ जो होता है गवर्नमेंट की नाक के नीचे होता है। आपको अगर कोऑपरेटिव स्कैम पहला जो था उससे लेकर जिसमें ये बच्चों शुजात साहब और उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब और ये सारे लोग शामिल थे, करोड़ों लोगों के डूबे इसी जो हाउस यानी कोऑपरेटिव बैंक बने थे, और उस वक्त भी कि कुछ नहीं बना। उसकी वजह एक आपने मतलब लिक्विडेशन बोर्ड बना दिया, उसमें इतने पैसे खाए गए उसी चक्कर में कि हर शख्स जो यानी रिकवरी के नाम पर रिकवरी जो थी वो लोगों को तो बहुत कम हुई, ज्यादातर उसके ऊपर ओवरहेड जो थे वही आए। तो यहां आपको एक बात इंपॉर्टेंट ज़हन में रखनी चाहिए कि ये ईडन हाइट्स वाले हैं, ये इतने फनकार थे कि उन्होंने उस वक्त, या दूसरे लफ्जों में दूसरी तरफ से कोई फनकार थे कि चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो नोटिस लिया उस वक्त, ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने बड़ा दबाया इन्हें और अल्टीमेटली उनके साथ में रिश्तेदारी हो गई। तो ये रिश्तेदारियां इस वजह से होती हैं कि हमें इतना उन्हें कवर मिले। अब आप अंदाजा कर लें कि इतने लोगों का यानी कातिल, ये मेरे नजदीक मुआशी कत्ल जो है वो आपके जिस्मानी कत्ल से ज्यादा यानी वो संगीन है, क्योंकि आप सारे यानी ये वो लोग हैं बेचारे जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी जमा पूंजी छोटी छोटी यानी करके बचत करके, तो जनाब उन्हें कहा जी हाउसिंग आप है जनाब, जाते हैं जनाब प्लॉट लेते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, तो उनके साथ इस तरह जुल्म करना, तो फिर मैं समझता, और उसके बावजूद ऐसे सारे लोग, मैं हैरान होता हूं कि बहुत डरले के साथ वो सियासत में भी आते हैं और वो लोगों की यानी हिमायत की भी बात करते हैं। तो इस मामले में ये बहुत आपने अच्छा किया है, तवज्जो दिलाओ नोटिस आपके जरिए आप पहुंचना, नैब के साथ हमें पूरा ताउन करना चाहिए, और नैब जो काम कर रही है, क्योंकि नैब को तनहा या कोई भी इदारा जो है अपने तौर पर वो कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसे
बाकी इदारों की सपोर्ट ना हो जो मुतल्लिका इदारे हैं, और साथ अवाम की सपोर्ट ना हो। नैब को अवाम की सपोर्ट मिलनी चाहिए, और आपके तवस्सुत से ये जिस तरह आप हाईलाइट कर रहे हैं, वो जिम्मेदारान जो हैं इसमें मिनिस्ट्री में, दे शुड बी ब्रॉट टू बुक। और ये ना हो कि इस तरह पर यानी इसे परसू करना चाहिए और पूछा जाए कि कौन था उस वक्त रिस्पॉन्सिबल, जिस वक्त नैब ने लिखा कि जनाब इसे ईसीएल में रखो और उसने ईसीएल में ना रखा और लैतो लाल की। तो ये जब तक आप इन चीजों को यानी लोगों को पकड़ते नहीं है, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार का लफ्ज तो आप बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चलो कैफरे किरदार ना सही, लेकिन कम अज कम कुछ ही उन्हें सजा दी जाए तो उससे फिर मामला बेहतर हो सकते हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा लियाकत शहबानी साहब, क्योंकि यहाँ पे हमने तो राब्ता किया था इफ्तिखार चौधरी साहब से भी कि वो अपना मौक़िफ़ तो अवेलेबल भी अभी भी है प्लेटफॉर्म उनके नहीं, और डीजी नैब ने उनका यही बस कहा जी कि वो मुर्तज़ा जो उनके बेटे हैं अमजद साहब के, वो उनके दामाद इफ्तिखार चौधरी साहब, ये लिंक है। लेकिन पीटीआई ने तो रिक्वेस्ट दी ऑफिशियली कि उनको इन्वेस्टिगेशन में डालना चाहिए। लेकिन इससे हटकर ये बात अभी रोशनी अभी आरिफ साहब ने भी डाली, ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री काम कर रही है, ये क्या प्रोसीजर है कि मतलब ईसीएल में कोई डाले वो चला जाए मुल्क से, फिर अभी तक ना डालें, और अब रेड वारंट्स के लिए इस तरह बहुत से लोग आपकी इल्म में होगा मुल्क से चले गए, कनाडा, अमेरिका, दुनिया जहान में, और अब उनको फिर गिरफ्तार कैसे करेंगे अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री इस तरह के रखने डाल देगी कि नहीं जी आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या होगा फिर प्रोसीजर? शहबानी साहब देखिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री का बिल्कुल प्रोसीजर बिल्कुल सीधा है। नैब जो रेफरेंस वहां पर भिजवाती है या नैब ये इस्तदा करती है कि किसी शख्स का नाम ईसीएल में डाला जाए, वो सिर्फ एक ऑफिसर, इंक्वायरी ऑफिसर उसको इंक्वायर करके फौरन उसके नाम को जो है प्लेस कर देती ईसीएल में। लेकिन बात नियतों की है। जहां पर नाम किसी का ईसीएल में नहीं डल रहा, उसकी बुनियादी वजह एक ही है कि जिस शख्स का नाम डालने का इस्तेदा किया हो या ऑर्डर दिया गया हो, उस शख्स से या पैसे लिए गए होंगे या पहले ही उनके साथ उनके कारोबारी मामलात होंगे। इस वक्त हमारे मुल्क में सरकारी सतह पे करप्शन और प्राइवेट सतह पे फ्रॉड मुल्क का सबसे बड़ा कारोबार बनता जा रहा है। और ये सिर्फ ईडन हाउसिंग सोसाइटी नहीं, आशियाना हाउसिंग सोसाइटी आप देख लें, इस्लामाबाद में ही तकरीबन 100 से ज्यादा इस तरह सोसाइटीज हैं हाउसिंग जो अनरजिस्टर्ड है। सीडीए के अपने ऑफिसर जो है ना कई एक स्कैंडल्स में मुलविस रहे। अलायात टावर आपके सामने है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना उसके कंस्ट्रक्शन को रोक दिया है। इसी तरह आज चीमा जब पकड़े गए जो ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने वहां पर स्ट्राइक किए, उनसे भी पूछा जाए। आप देख लें ये पूरा एक नेटवर्क है। यहां पर इस मुल्क में बेरोजगार आदमी के ख्वाब को रोजगार का झांसा देकर उसको लूटा जाता है और बेघर अफराद के ख्वाब को सिर्फ एक नक्शे पे डाल के उसके ख्वाब को चकनाचूर किया जाता है। और इंस्टॉलमेंट्स पे जिस मुश्किल से लोग अपना पेट काट के, अपने ख्वाहिशात काट के, अपने ख्वाब काट के, अपने बच्चों के पेट काट के जिस तरह इंस्टॉलमेंट में बेचारे इन जालिमों को पैसे देते हैं, मुस्तकबिल के जो ख्वाब है उनको खरीदते हैं और उसके बावजूद इनसे फ्रॉड किया जाता है। आप देखें कि 2009 में इन्होंने पैसे लिए थे 10 मरले के 21,98,000 और 2014 में पोजेशन देनी थी जो आज तक नहीं दिया। नैब ने कार्रवाई की है, लेकिन नैब ने उस तरह की कार्रवाई नहीं की जो आज चीमा के केस में हमें नजर आया है। नैब भी अभी तक जिस तुंदई से उसको परफॉर्म करना चाहिए था वो तुंदई हमें नजर नहीं आता। बयानात की हद तक जरूर है। इंटीरियर मिनिस्ट्री में जो लोग इसमें मुलविस हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ नैब क्यों कार्रवाई नहीं करती? नैब उनके खिलाफ कार्रवाई करे। नैब बाकायदा आगे हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को लिखे कि इंटीरियर मिनिस्ट्री में ये लोग मुलविस हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो आप देखेंगे जैसे चौधरी साहब ने भी कहा कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें इन्वॉल्व हैं, लोगों के ख्वाब को बेचने वाले। इंटीरियर मिनिस्ट्री, पुलिस का डिपार्टमेंट, कस्टम और लैंड से मुल्हिका और मुतल्लिका जितने इदारे हैं, पिछले साल जो करप्शन इंडेक्स के हवाले से रिपोर्ट आई है, ये करप्ट तरीन इदारे हैं। एलडीए इसमें मिला हुआ है, एलडीए की मिली मगज के बगैर जमीन बड़ा अहम आपने जो पहलू उजागर किए वो एलडीए वाला है। ये बड़ा अहम पहलू आपने रेगुलेटर के एलडीए वाला उजागर किए। आतिफ कमर साहब जो कि मुतासरीन में शामिल हैं, जिसपे आरिफ चौधरी साहब ने कहा जी कि इनकी नजर में ये माशी कत्ल है, और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आरिफ चौधरी साहब ने भी। तो ये आतिफ कमर साहब आपसे पूछना चाहूंगा
क्योंकि अभी 21 लाख की बात हुई, आपकी आतिफ कमर साहब कितनी अमाउंट है जो फंसी ईडन में? और इसी तरह 9,715 इन्होंने बताया क्लेमेंट्स आ चुके हैं, नैब के पास क्लेम्स आ चुके हैं, तो कितने, यानी आपकी कमेटी या जितने लोग आपके साथ हैं, कितने कितने लाख रुपए एक आदमी के फंसे हुए हैं? आतिफ कमर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर मैं इंतहाई मशकूर हूँ अब तक न्यूज का, जिसने में ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया अपनी आवाज ऐवान बाला तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद मैं इंतहाई मशकूर हूँ चेयरमैन नैब साहब का, जो सलीम शहजाद साहब, डीजी लाहौर साहब का, जो इंतहाई हमारे लिए इंतहाई काविशें कर रहे हैं और इंतहाई मेहनत कर रहे हैं हमें हमारा हक दिलवाने के लिए सर। इसके बाद सर आपका जो क्वेश्चन है खान साहब वो ये है सर, सबसे पहले तो मेरे अपने जाती 5 मरले के घर के 24 लाख रुपए ले चुके हैं और मुझे 3.5 मरले के प्लॉट का सिर्फ पोजेशन लेटर पकड़ा दिया गया है, जो कि प्लॉट नहीं है, कोई चीज नहीं है, जो ना पैसे वापस करने से भी इनकारी है और कहते हैं जाओ जो करना है वो कर लो। इसी तरह तकरीबन जो हमारे साथ जो एहतजाज के वक्त जो हम लोग होते हैं, तकरीबन हमारे साथ 3 से 4 हजार बंदा फैमिलीज, खानदान अटैच है ग्रुप्स की सूरत में। अच्छा, हम लोग रोड्स पे निकलते हैं, आज भी हम लोग। अच्छा आतिफ कमर साहब, मैं एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है सर, तो मैं इस ब्रेक के बाद इस बात को यहीं से आपकी जोड़ते हैं। और हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब एडवोकेट भी मौजूद हैं, लानी साहब भी मौजूद हैं, कुछ देर कबल डीजी नैब लाहौर भी थे, और अभी जो मुतासिन गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इस बात को यहीं से जोड़ते हुए आगे बढ़ाएंगे। और एलडीए वाले पहलू जो शवानी साहब ने उठाया, डीजी नैब ने भी कहा है कि एज रेगुलेटर एलडीए क्या कर रहा था, ये वही एलडीए आचिमा वाला केस जो है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन इस ब्रेक के बाद बेनकाब मेरे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में ईडन हाउसिंग स्कैम के हवाले से अहम तरीन मालूमात आपके सामने रख रहे हैं। डीजी नैब लाहौर भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और आपको उन्होंने ये बताया जी कि किस तरह एसेट्स और ये तमाम प्रॉपर्टी जो इन मालिकान की थी जो मुल्क से मफरूर हो चुके हैं, उसको सील कर दिया गया या उसकी सेल परचेज से पाबंदी लगा दी गई, इनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। उनकी डिटेल भी आपके सामने रखते चले, क्योंकि कमर्शियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स ओन्ड बाय ईडन हाउसिंग लिमिटेड, ये 30 मार्च 2018 को ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईडन हाउसिंग को नाम जो खत लिखा गया, जिसका सब्जेक्ट था कि रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज अंडर सेक्शन 23 ऑफ नैब ऑर्डिनेंस 1999, इंक्वायरी अगेंस्ट मैनेजमेंट ऑफ ईडन हाउसिंग एंड डेवलपर्स। एक पूरी फेहरिस्त है जिसके अंदर कमर्शियल प्लॉट्स हैं 111, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ईडन टावर, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग लाहौर में M3 फ्लोर, 8 कमर्शियल प्लॉट्स ओन्ड बाय ईडन हाउसिंग लिमिटेड, कमर्शियल प्लॉट्स 2 कमर्शियल प्लॉट्स, 4 कनाल जिसकी रकबा बनता है, इस पर पाबंदी, 20 कमर्शियल प्लॉट्स इन ईडन रेजिडेंशिया, प्लॉट्स ऑफ पब्लिक एमिनिटीज एंड सोल्ड टिल डेट। और इसके अलावा अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, हाउस नंबर 134U फेज 3, मेजरिंग 2 कनाल सिचुएटेड इन DHA लाहौर। ये घर है जिस पर कहा गया जी कि इसकी 11 अप्रैल को लिखा गया कि रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी नैब ऑर्डिनेंस के तहत किया गया। कुछ बैंक अकाउंट्स हैं ईडन के जो जिनकी तफसीलात है, जिसमें निजी बैंक के कुछ अकाउंट्स हैं जो इनके बंद किए गए नैब की तरफ से, जिसकी तफसीलात डीजी नैब भी बता रहे थे। आतिफ कमर साहब, आप कुछ फरमा रहे थे और आपने नैब का शुक्रिया अदा किया, ऑनरेबल कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। मैंने आपसे पूछा था अमाउंट कितनी, आपने बताया 24 लाख रुपए आपके अपने फंसे हुए हैं, और इस तरह कई हजारों लोग हैं जिनके तकरीबन 13 अरब रुपए फंसे हुए हैं। सर एलडी का किरदार क्या था इसमें, पंजाब हुकूमत का किरदार क्या था आतिफ कमर साहब? सर हम जितने भी मुतासरीन हैं, हम तमाम मुतासरीन इस बात को लेकर इंतहाई परेशान है कि हमारी इस कदर भरपूर एहतजाज करने के बावजूद हमारी किसी भी जगह पे सुनवाई नहीं हो रही। और ऊपर से सितम ज़रीफी ये है कि ये जिस हल्के ये फ्रॉड हुआ, शायद मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ये फ्रॉड हो, वो बदकिस्मती से हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब के हल्के, अच्छा जी, उनकी नाक के नीचे ये इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। अच्छा। और आज तक उन्होंने हमारी दाद रसी की खातिर कभी अपने एक लफ्ज नहीं बोला। हम इस बात पे बड़े हैरान हैं, हालांकि इतने एक्टिव चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो कि कोई हद हिसाब नहीं, लेकिन हमारी दाद रसी के लिए न जाने क्यों उनको ना कोई चीज हमारी दिखाई देती है, ना कोई प्रोटेस्ट सुनाई देता है, ना हमारी कोई चीखो पुकार सुनाई देती है, ना हमारी कोई
कोई दादरसी करने के लिए कोई आवाज उठाता है। हम इंतहाई मशकूर हैं फवाद चौधरी साहब के, जिन्होंने हमारी दादरसी की खातिर आज इंतहाई भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमें ये इस बात का यकीन दिलाया कि वो हर जुल्म सितम में हमारे साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला वो अब मजीद हमारे पे ये जुल्म सितम नहीं चलने देंगे और वो इसका जरूर इसका रास्ता रोकेंगे। हम इंतहाई हम तो सब लोग जितने भी इस उसमें प्लॉट लेके बैठे हुए हैं खानदान, वो तमाम के तमाम मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग हैं। अपनी तमाम जिंदगी की जमा पूंजी लुटा चुके हैं। उनके पास कोई चीज नहीं है ऐसी कि वो इन बड़े बड़े बगर बच्चों का मुकाबला कर सके। इनके इस कदर आईनी हाथ है कि आप देखिए कि नैब अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद भी उनका नाम ECL में नहीं दिलवा पाया उस वक्त तक, जब तक वो भाग नहीं गए। अब इनके पीछे कौन लोग हैं कौन नहीं है, ये तो ये नैब वाले पूछ सकते हैं, ये इदारे पूछ सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ जाके सड़कों पे धरना दे सकती हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ जाके रोड ब्लॉक कर सकती हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ इदारों के सामने मिन्नत समाजत कर सकती हैं। हम तो किसी इदारे को या कानून को अपने हाथ में भी नहीं ले सकते कि कोई वकील या कोई दूसरा फर्द वाहिद हमारी जमानत करवा लेगा। हम लोग तो डेली वेजेस मजदूर हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने वाले बंदे हैं, लेकिन इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया अपनी फैमिलियों के साथ सड़कों पर धक्के खाने पे। आप बिलीव करें, आज एक मोहतरमा हमारे उसमें आई हुई थी, बिलीव करें कि वो अरसा 20 साल से किराएदार है। मैं जाती तौर पे अरसा 15 साल से किराए के घरों में रह रहा हूँ। हम लोगों ने हर चीज बिक गई है घर लेने के लिए, लेकिन घर हमें फिर ना नसीब हुए। सर बड़ा अजीब मामला है। लेकिन ये जो एक इम्पोर्टेंट सर बात है सर, मैं क्योंकि आतिफ कमर साहब अभी डीजी नैब थे तो उन्होंने कहा 15 अरब रुपए की प्रॉपर्टी या अकाउंट्स इनके सीज किए गए ईडन के, तो 13 अरब की अगर आपकी अमाउंट है तो यानी इतनी रिकवरी यानी आगे जाके इनके एसेट्स बेच के हो सकती है कि शायद 15 अरब या जितने भी 13 अरब आपके कम से कम तो निकल जाए। ये आपको कैसा लगता है सुनकर? भाईजान ये सुन के में बड़ी खुशी होती है, लेकिन मसला मामला तो सिर्फ ये है कि अपने सर पे छत के होने का। अब देखिए आज से 11 साल पहले मैंने 25 लाख रुपए का 5 मरले का अपने लिए घर बुक करवाया। आज 5 मरले का घर आप किसी जगह पे भी ले लें, वो 1.25 करोड़ या 90 लाख रुपए से कम नहीं है। किसी अच्छी सोसाइटी में, किसी अच्छी लोकेशन पे, किसी जहां आप रह सके किसी पे आसानी से, अच्छा। तो वो इससे कम नहीं है। अब किसी हल्के से हल्के अब इलाके में भी ले ले तो वो भी 70-75 लाख रुपए का है, जबकि ये हमें जबरदस्ती बाय फोर्स हमें 3.5 दिन मरले के उस पे साइन करवा रहे हैं। यहाँ साइन करें, यहाँ अंगूठे लगाएं। ये इनके वो खुर्रम भट्ट साहब थे और इनके एक दो करिंदे थे जिन्होंने हमें इवन के जबरदस्ती घरों से बुलवा के आप ये कीजिए वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। सर ये तो खुदा बने हुए थे, तौबा नाउजुबिल्लाह के फिरौन बने हुए थे अपने वक्त के। इनको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि नैब ने इनकी गर्दन को दबोचा है, मगर अभी तक किसी एक की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। सही है सर। आपने जो एलडीए की बात की, शहबाज शरीफ साहब की बात की, लियाकत शाहवानी साहब आपने गुफ्तगू में जिक्र किया था इसका, ऐसी एक पूरी फहरिस्त है इलीगल सोसाइटीज की लाहौर में जो हमें बताया गया जी कि नैब ने बाकायदा लिखा था कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की एलडीए ने। और अभी भी डीजी नैब कह रहे थे कि एलडीए क्या कर रहा था, जब रेगुलेटरी बॉडी क्या कर रही थी जब ये तमाम मकान बिक रहे थे। तो ये लियाकत शाहवानी साहब, शहबाज शरीफ साहब का एलडीए जो है जिसके हाथ चीमा साहब भी डीजी रहे, वो क्या करता है, वो उसका क्या किरदार है इस पूरी सूरत हाल में? देखिए ब्लैक मनी को वाइट करने का बेहतरीन जरिया यही है कि उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए। और अब प्रॉपर्टी में गरीब लोगों के ख्वाब इन्वेस्ट करके वहां से ब्लैक मनी भी कमाया जा रहा है। और ये शहबाज शरीफ साहब, हाथ चीमा, इस पूरे नेटवर्क में फवाद हुसैन फवाद हैं और दीगर पार्टीज के भी लोग हैं, बड़े बड़े सरमाएदार लोग हैं। ये सारा ब्लैक मनी इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में और जमीन जो है अक्सर इनके अपने नाम भी नहीं होता। जैसे इस केस में भी आप देखिए थर्ड पार्टी के नाम पे थे ये जमीन ईडन लैंड्स की, लेकिन इन्होंने फरोख्त कर दिए। लोगों से इंस्टॉलमेंट पे पैसे लेते हैं और बाज जगह अगर फ्रॉड नहीं भी होता, उन्हीं पैसों से 3-4 साल बाद वो आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि 3 साल में हम फ्लैट बना के आपको दे देंगे। उसमें 8-8, 10-10 साल लगते हैं और लोगों को ख्वार करते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं और ये पावरफुल लोग, उनके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि हाउसिंग सोसाइटीज वो लोगों को इस तरह लूटे। इसमें जो एलडीए है, सीडीए इस्लामाबाद में, कोयटा बलूचिस्तान में क्यूडीए है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये अथॉरिटीज बेसिकली इनकी मिली भगत से होती है
और हाउसिंग सोसाइटीज के जो सीईओज हैं या ओनर्स हैं, ये फ्रॉड का रास्ता प्लानिंग यही उनको दिखाते हैं। इनको ये इनलिस्ट किए बगैर, एनओसी दिए बगैर ये इजाजत देते हैं और इश्तिहारात मीडिया पे आ रहे होते हैं। और एज ए रेगुलेटर एलडीए ने क्यों नोटिस नहीं लिया, उनके पास इसका डेटा क्यों मौजूद नहीं था। अब तो सूरत हाल ये है कि ये जो 15 अरब रुपए इनके असासे फरोख्त करने के बाद जो वसूल होंगे, उसके साथ साथ एलडीए के जो ऑफिसर जो इसमें मुलव्विस हैं, उनके तनख्वाहों के पैसे काट के और मुस्तकबिल में जो रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलना है, वो पेंशन के पैसे काट के ये जो मुतासरीन है इनमें उसको तकसीम किया जाए। सही। इस तरह अगर सरकार अपने ही खजाने से लोगों को कंपेंसेट करना शुरू करेगा तो फिर इन ऑफिसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 में यह है कि जब कोई प्रॉपर्टी कोई कब्जा कर लेता है तो फौरन क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होके उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। अब इन हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के सेक्शन में अमेंड करके ऐसे अमेंडमेंट लाना चाहिए जब प्राइम फिशराई साबित हो फौरन गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। अगर आप गिरफ्तार नहीं करेंगे तो ये लोग भागते फिरेंगे और ये जाकर दीगर ममालिक में बैठेंगे इसी बात को आपकी एक्सटेंड करते हुए नहीं आते जनाब जाकिर शमाली साहब, इसी बात को एक्सटेंड करते हुए आरिफ चौधरी साहब, ये इंटरिम मिनिस्ट्री के एहलकारों के साथ भी होना चाहिए जिनकी मुबैना गठजोड़ से ये मुल्जिमान मुल्क से फरार हुए या जिनकी वजह से ये नहीं आ सके पाकिस्तान वापस, तो उनके साथ भी ये नहीं होना चाहिए उनकी सैलरीज और पेंशन माजरत के साथ। जी फरमाइए सर। सैफन माजरत के साथ अरसलान इफ्तिखार का इसमें मैं इजाफा करता चलूं कि अरसलान इफ्तिखार जो इफ्तिखार चौधरी साहब के साहबजादे थे, बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के उसको डिप्टी डायरेक्टर बलूचिस्तान हुकूमत में जब अपॉइंट किया तो फौरन वो एक मशकूक शख्सियत जरूर हैं। उन्होंने बाहर ममालिक में बैठ के जो रिकॉर्डिंग है बलूचिस्तान के जो कॉपर एंड गोल्ड के जखायर है, बैकडोर चैनल, उन्होंने उसको फरोख्त करने और उस पर कमीशन खाने की उसने बहरहाल कोशिश की और जो वजीर आला बलूचिस्तान के नोटिस में टाइम इख्तिताम पर पहुंच चुका है, इस ओहदे से हटा लिया। मैं इसी वजह से चौधरी साहब का जवाब भी नहीं दे सकूंगा सर, टाइम पर पहुंच चुका है। मैं आई एम अपोलोजाइज आरिफ चौधरी साहब की सवाल पूछा था, जवाब नहीं दे सका। किसी और नशिस्त में इंशाल्लाह ताला आप अपना फीडबैक ले सकते हैं क्योंकि हमने आज ईडन हाउसिंग का मामला उठाया है और इसी तरह और मुतासरीन जो भी इन फेक हाउसिंग सोसाइटीज में फंसे हैं उनके मामलात और उनके असल चेहरे जो मुलव्विस हैं बेनकाब करते रहेंगे। आपका फीडबैक फेसबुक की ट्विटर पर हमें मौसूल होता है। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।